हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर, जो क्या है, भारत में खाद्य सुरक्षा। ये इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। लेसन 4 जो है लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो देखिए, अब जो प्रश्न है भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य सुरक्षा। अब प्रश्न ये उठता है कि खाद्य सुरक्षा आखिर में होता क्या, खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ये क्या होता है, खाद्य सुरक्षा होता है। मतलब कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का यह अर्थ है, यह मतलब है, खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच तथा उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। अब देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जो खाद्य की समस्या, अगर खाद्य का उत्पादन कम होता है या उसका वितरण कम होता है या उससे संबंधित कोई समस्या आती है, यानी कि खाद्य के उत्पादन या वितरण में कोई समस्या आती है, तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित होते हैं। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, गरीब लोग प्रभावित होते हैं। जो खाद्य सुरक्षा है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के बाधा के संबंध में, यानी खाद्य सुरक्षा की समस्या के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा किस पे निर्भर करता है, खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, शासकीय सतर्कता पर और खाद्य सुरक्षा के संकट की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करता है। तो ये होता है खाद्य सुरक्षा। मैंने क्या होता है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। यानी कि खाद्य सुरक्षा उस स्थिति में कहा जाएगा कि सभी लोगों के पास भोजन उपलब्ध हो और पहुंच हो, यानी कि सभी लोगों के पास भोजन पहुंच जाए, सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो, इतना भोजन हो देश में कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग उस भोजन को प्राप्त करने में समर्थ हो, तो तब जाके ये क्या कहलाएगा, खाद्य सुरक्षा कहलाएगा। तो अब प्रश्न उठता है, खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है। ये तो हमने जान लिया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है। अब खाद्य सुरक्षा क्या है, प्रश्न क्या होता है, खाद्य सुरक्षा क्या है। देखिए, जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। यानी कि हम जैसे कि हमें जीने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है ना, यानी कि सांस लेने पे वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीवन जीने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं है, 2 वक्त की रोटी ही नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा क्या है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं है, बल्कि वह उससे अधिक है। अब खाद्य सुरक्षा जो है वह उसके बहुत सारे आयाम है, निम्नलिखित आयाम है। पहला क्या है कि खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता का अर्थ क्या है, खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता का मतलब ये है कि वह जो खाद्य उत्पादन है, खाद्य उपलब्धता का क्या मतलब है, खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकार की जो सरकारी क्या होता है, अन्न भंडार होता है, उसमें पिछले वर्षों तक कितना बफर है, कितना स्टॉक है, उससे है। खाद्य उपलब्धता का मतलब क्या है कि खाद्य का उत्पादन, आयात था, जो सरकार का भंडार गृह है उसमें संचित जो खाद्य है वो पिछले वर्षों का जो बफर है, स्टॉक है, उस पर निर्भर करता है। अब पहुंच का क्या अर्थ होता है, पहुंच का अर्थ होता है कि सभी लोगों को खाद्य मिलता है। उपलब्धता का मैंने मतलब बताया, पहुंच का मतलब क्या है कि सभी लोगों को भोजन या खाद्य मिलता रहे। सामर्थ्य का मतलब ये है कि जो भी लोगों के भोजन आवश्यक है, यानी कि जो खाद्य आवश्यक है लोगों के लिए, जितना खाद्य आवश्यक है, जो पौष्टिक खाद्य आवश्यक है, उनके पास इतना धन हो कि वो आवश्यक खाद्य को क्या कर सके, खरीद सके, खरीदने में सक्षम हो, वो उसका मतलब होता है सामर्थ्य। यानी कि सामर्थ्य का मतलब कि लोगों के पास इतना पैसा हो, इतना धन हो कि अपने आवश्यक खाद्य को, अपने पौष्टिकता को लेने के लिए जो पौष्टिक खाद्य की आवश्यकता होती है, जो आवश्यक खाद्य की आवश्यकता है, उसको वे क्या कर सकें, खरीद सकें। देखिए, खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी,
खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब क्या हो कि सभी लोगों के लिए खाद्य उपलब्ध हो, यानी कि देश में सभी लोगों के लिए खाद्य उपलब्ध हो और इसके साथ साथ सभी लोग उस खाद्य को खरीदने में समर्थ हों, यानी कि जो भी जिसको आवश्यकता है उस खाद्य को खरीदने में सभी लोग क्या हो, उस पौष्टिक आहार को जो भी उनके लिए आवश्यक है उस सभी आवश्यक खाद्य को खरीदने में वो क्या हो, समर्थ हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा उत्पन्न न आए, यानी कि खाद्य की जो भी उपलब्धता है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न आए। तो ये होता है खाद्य सुरक्षा, यानी कि सभी लोगों तक पहुंचे, सभी लोगों के लिए देश में भोजन उपलब्ध हो और उसके पहुंचने में कोई किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न आए, तो वो होता है खाद्य सुरक्षा। अब फिर प्रश्न उठता है कि खाद्य सुरक्षा आखिर में क्यों? ये तो था खाद्य सुरक्षा, अब है खाद्य सुरक्षा क्यों। देखिए, समाज में जो गरीब वर्ग है वो तो हमेशा खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होता है। समाज का जो गरीब वर्ग है वो हमेशा खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब, उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने आवश्यक वस्तुओं को, आवश्यक खाद्य को खरीदने में असमर्थ रहेगा। वो हमेशा जो भी उसके लिए आवश्यक खाद्य है उसको खरीद नहीं सकता। तो गरीब लोग, समाज के गरीब लोग जो होते हैं वो हमेशा खाद्य सुरक्षा असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदा आने पे, अगर प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा आने पे क्या होता है कि देश में अनाज का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। जब अनाज का उत्पादन कम हो जाता है तो तब क्या होता है कि जब देश में अनाज की उपलब्धता कम हो जाएगी तो भूखमरी या अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। तो जो गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि जो गरीब नहीं है, जो धनी है, जिनकी आय ज्यादा है, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, उनके लिए भी उस टाइम पे क्या होता है, खाद्य की असुरक्षा, वो भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि खाद्य को उपलब्ध जो उनके पास होना चाहिए, जो खाद्य क्या होना चाहिए कि हम कह सकते समर्थ, वो भी असमर्थ हो जाते हैं खाद्य को खरीदने में। क्यों? क्योंकि देश में खाद्य उपलब्ध ही नहीं रहता है। अब देखिए, किसी आपदा के समय में खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, यानी कि अब आपदा से खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होगी, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जैसे कि किसी प्राकृतिक आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा। अब किसी स्थान पे प्राकृतिक आपदा सूखे पड़ने के कारण क्या होता है कि उस स्थान पे उपज में गिरावट आती है। जिन स्थानों पे सूखा पड़ जाता है वहां पे अनाज के उत्पादन में गिरावट आ जाती है। जब अनाज के उत्पादन में गिरावट आती है तो खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाती है। अब खाद्यान्न की जब कमी उत्पन्न हो जाएगी तो उस क्षेत्र में जहाँ पे सूखा पड़ा, खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई, तो वहां पे अनाजों का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। अनाजों का कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब अनाजों की कीमत बढ़ जाती है तो जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उस अनाज को उस दाम पे खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं, उनकी आय इतनी नहीं है, तो वे महंगे दामों पे अनाज को खरीदने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। महंगा दाम क्या होता है, क्योंकि जब अनाज का उत्पादन घट जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी, पूर्ति कम है तो वहां पे महंगी हो जाएगी। तो वे अनाज खरीदने में उनके पास पैसा नहीं रहता गरीबों के पास, तो वह अनाज खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके साथ साथ जब ये जो सूखा है वो विस्तृत क्षेत्र में पड़े, यानी कि ये अकाल जो है सूखा विस्तृत क्षेत्र में पड़े या लंबे समय तक पड़े, तब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूखमरी की, इसी के साथ भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी या भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो मौतें बड़े पैमाने पर होती हैं, यानी कि भारी संख्या में लोगों की मौत होती है। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि भूखमरी के समय जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है तो उन्हें दूषित जल पीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो जो भी सड़ा गला उनके पास, उनके अगल बगल सड़ा गला जो भी भोजन मिलता है वे उसको खाने के लिए बाध्य होते हैं। दूषित जल पिएंगे, सड़ा गला खाना खाएंगे, जिससे उनके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। भूखमरी के कारण उन्हें जब सड़ा गला भोजन करेंगे तो उन्हें उनके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, जैसे कि हम कह सकते हैं कि महामारी टाइप की बीमारियां आती हैं। रोग प्रतिरोधक लड़ने की जो उनके अंदर क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो वो भी उस प्रकार की भी बीमारी होती है, महामारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब देखिए, भारत में जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था, भारत में जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था वो 1943 में पड़ा था। कब? भारत में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था 1943 में। कहां पर? बंगाल में।
पश्चिम बंगाल जो हम जानते हैं, तो उस समय बंगाल नाम था। तो उस समय बंगाल में 1943 ईस्वी में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें कितने लोग मारे गए थे? लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई थी भूखमरी और अकाल के कारण। कितने लोग मारे गए थे? 30 लाख लोग मारे गए थे। कब? 1943 ईस्वी में, जब भारत के बंगाल में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। तो 1930 ईस्वी, सॉरी 43 ईस्वी में बंगाल में, अकेले बंगाल में कितने लोग मारे गए थे? 30 लाख लोग मारे गए थे। तो ये होता है खाद्य सुरक्षा। अगर खाद्य और कोई भी क्षेत्र खाद्य से असुरक्षित हो जाता है तो वहां पे मौतें निश्चित हो जाती हैं, काफी भारी संख्या में मौतें होती हैं। अब हम कुछ आंकड़ों पे नजर डालेंगे। जो आंकड़े हैं, तो बंगाल प्रांत में जो चावल का उपज है उससे संबंधित आंकड़े के बारे में हम देखेंगे। बंगाल प्रांत में चावल की उपज, देखेंगे बंगाल प्रांत में चावल की उपज। हम स्टार्ट करते हैं 1938 से। यहाँ वर्ष हो गया, ये उत्पादन हो गया, आयात, वर्ष हो गया, उत्पादन हो गया, आयात, निर्यात, वर्ष, उत्पादन, आयात, निर्यात और कुल उपलब्धता। ये हम आंकड़ा किसका दे रहे हैं? बंगाल का। देखिए ये जो आंकड़े हैं किसमें है? लाख टन में है। ये जो आंकड़े हैं लाख टन में है, इसमें लाख टन में। यहाँ समझेंगे 1938 से स्टार्ट करेंगे। 38, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 6 वर्षों के आंकड़े लेंगे। ये उत्पादन होगा कुल लाख टन में, लाख टन में आयात है, लाख टन में निर्यात है, लाख टन में कुल उपलब्धता, यानी कि कितनी उपलब्ध थे चावल, उस समय चावल कितना उपलब्ध था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए 1938 में जो उत्पादन हुआ बंगाल में, वो कितना हुआ था? 85 लाख टन। 85 लाख टन उत्पादन हुआ था, आयात कुछ भी नहीं हुआ था, निर्यात भी कुछ नहीं हुआ। अब कुल जो उपलब्धता रही वो 85 लाख टन ही रही। यानी कि 1938 में जितना उत्पादन हुआ उतना ही उपलब्ध भी रहा, न तो आयात किया गया न तो निर्यात किया गया। अब 1939 में क्या हुआ? 1939 में 79 लाख टन उत्पादन हुआ और क्या किया गया? 4 लाख टन क्या किया गया? आयात किया गया, यानी कि खरीदा गया। निर्यात कुछ नहीं किया गया। जो उपलब्धता रही वो कितना रही? 83 लाख टन। छोटा लिखना है, 79, ये किसका आंकड़ा है? 1939 का। अब 1940 ईस्वी में क्या हुआ? 1940 ईस्वी में 82 लाख टन उत्पादन हुआ। कितना हुआ? 82 लाख टन उत्पादन हुआ था। 3 लाख टन क्या हुआ था? आयात किया गया, यानी कि खरीदा गया। निर्यात फिर कुछ नहीं किया गया, निर्यात यानी कि बेचा रह गया था किसी भी वर्ष। और फिर पूरा जो उपलब्धता रही वो 85 लाख टन उपलब्धता रही। कहाँ पे? 1940 ईस्वी में बंगाल में कितना? 85 लाख टन उपलब्ध रहा था। अब फिर 1941 ईस्वी में क्या हुआ था? 1941 ईस्वी में जो उत्पादन हुआ था चावल का वो 68 लाख टन हुआ था। कितना? 68 लाख टन उत्पादन हुआ था और 2 लाख टन खरीदा गया था, आयात किया गया था। दूसरे देशों से जब खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? आयात। तो 68 लाख उत्पादन हुआ था अनाज गेहूं चावल का, 2 लाख टन आयात किया गया, निर्यात पूरा नहीं किया गया था। और जो पूरा उपलब्ध था वो कितना? 70 लाख टन क्या था? उपलब्ध था। अब फिर क्या किया गया? 1942 ईस्वी में क्या किया गया? 1942 ईस्वी में 93 लाख टन क्या किया गया? गेहूं का चावल
1943 में चावल का जो उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, 93 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। उस साल एक भी टन गेहूं चावल को खरीदा नहीं गया, उस साल आयात नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया था, निर्यात किया गया था। उस साल क्या किया गया था, 93 लाख टन उत्पादन हुआ था, उसमें से 1 लाख टन निर्यात किया गया, दूसरे देशों को बेचा गया था। और जो कुल उपलब्ध रहा वो कितना, 92 लाख टन, यानी कि 93 लाख उत्पादन हुआ, 1 लाख बेच दिया गया, कितना बचा, 92 लाख बंगाल में उपलब्ध था। अब जो लास्ट ईयर है 1943, उसमें क्या किया गया, 76 लाख उत्पादन हुआ। कितना उत्पादन फिर घट गया था, याद बढ़ उस वर्ष बढ़ा, फिर उत्पादन 1943 इसी साल क्या हुआ था, अकाल पड़ा था ना, मैंने बताया ना कि 1943 में सबसे बड़ा अकाल भारत में पड़ा था बंगाल में, जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो 76 लाख टन क्या हुआ, उत्पादन हुआ, और 3 लाख टन का क्या किया गया था, आयात किया गया था, दूसरे देशों से खरीदा गया था, निर्यात कुछ नहीं किया गया। और कुल जो उपलब्ध रहा वो 79 लाख टन, यानी कि 79 लाख टन क्या रहा, उपलब्ध रहा। तो देखिए यही वो वर्ष है जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हुई थी, सबसे अधिक लोग मारे गए थे। क्यों, क्योंकि इस वर्ष उत्पादन कम हुआ था, जनसंख्या बढ़ी होगी, साल दर साल जनसंख्या बढ़ी होगी, और उस हिसाब से उत्पादन घट गया होगा, जिसके कारण क्या हुआ, दूसरे देशों से खरीदा ले गया था, फिर भी उपलब्ध इतना ही हुआ, और फिर भी काफी लाख लोग, 30 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि उन लोगों के पास भोजन उपलब्ध, उन लोगों के पास खाद्य उपलब्ध नहीं रहा होगा, आवश्यकता के लिए जितना भोजन उपलब्ध होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं रहा होगा, इसलिए इतने लाख लोग, 30 लाख लोग मारे गए थे। तो ये था पश्चिम बंगाल का, जो इस समय पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, वो बंगाल के आंकड़े थे चावल के उत्पादन में। ये सब क्या आंकड़े थे, लाख टन में इसका उत्पादन था, और आयात किया गया, निर्यात भी किया गया, और ये कुल उपलब्ध था। तो ये था बंगाल का 1938 से 43 तक का रिपोर्ट। अब देखिए भारत में पुनः बंगाल का जो ये 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा, पुनः भारत में कभी भी इस प्रकार का अकाल नहीं पड़ा। जैसा कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, पुनः कभी भी इस तरह का अकाल नहीं पड़ा, यानी कि कभी भी पुनः इस तरह का अकाल नहीं पड़ा। लेकिन चिंता का विषय बना रहा, लेकिन चिंता का विषय क्या बना रहा कि उड़ीसा में कुछ जगह है जिनमें कालाहांडी और काशीपुर, उड़ीसा हमारा राज्य है, उसमें एक जगह है कालाहांडी, एक स्थान है, और एक है काशीपुर। वहां पे कुछ वर्षों से अकाल की स्थिति बनी हुई है, यानी कि उड़ीसा के कालाहांडी और काशीपुर में कुछ स्थिति अकाल की बनी हुई है। और ये भी रिपोर्ट पाया गया कि अकाल या भूखमरी के कारण कुछ लोगों की वहां पे मौत भी हुई। कहाँ पे, उड़ीसा के कालाहांडी। भारत में पुनः अकाल तो पड़ा नहीं, 1943 के बाद से उतना बड़ा अकाल कभी नहीं पड़ा, लेकिन उड़ीसा के कालाहांडी में और काशीपुर में ये रिपोर्ट पाया गया कि वहां पे कुछ वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी रही, भूखमरी की स्थिति बनी रही, कुछ लोगों की मौत भी हुई। इसके अलावा राजस्थान के बारन जिले में और झारखंड के पमालू जिले में, कहाँ से, राजस्थान के बारन जिले में और झारखंड के पलामू, इन जिलों में भी, और इसके अलावा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अकाल की स्थिति देखने को मिली। वहां पे भी देखा गया कि वहां पे भी कुछ अकाल पड़ा, और ये भी रिपोर्ट आया कि वहां पे भी कुछ लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अकाल के दौरान किन्हीं क्षेत्रों में, भारत में तो अकाल वैसा पड़ा नहीं, लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं पे अकाल से कुछ लोगों की मौत देखने को मिली है। तो ये था पॉइंट। तो अतः हम कह सकते हैं किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक क्यों है, ताकि वो उपलब्ध हो सके, सभी लोगों के पास पहुंच सके, सभी लोगों तक उस भोजन को, उस खाद्य को उपलब्ध कराया जा सके। नहीं तो क्या होगा, इसी तरह से बारन और पलामू जिले की तरह अकाल पड़ेगा और कुछ लोगों की मौत होगी। तो ये था खाद्य और सुरक्षा से प्रभावित होने वाला, जो प्रभावित होता है खाद्य सुरक्षा से कैसे प्रभावित हो जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। अब जो अगला पॉइंट है वो है खाद्य असुरक्षित कौन। तो ये जो था खाद्य सुरक्षा से लोगों की मौत हुई, खाद्य सुरक्षा से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने जाना। अब ये जानना है कि खाद्य असुरक्षित कौन, यानी कि कौन लोग हैं जो खाद्य से असुरक्षित हैं। खाद्य असुरक्षित
खाद्य असुरक्षित कौन है? देखिए यद्यपि हम कह सकते हैं कि भारत का एक बड़ा वर्ग खाद्य पोषण के दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, असुरक्षित है, खाद्य से असुरक्षित है। खाद्य पोषण की दृष्टि से भारत में बहुत सारी जनसंख्या हम कह सकते हैं कि खाद्य जो पोषण के हिसाब से जो खाद्य मिलना चाहिए उस हिसाब से असुरक्षित है। अब उन असुरक्षित में सर्वाधिक कौन लोग हैं? सर्वाधिक लोग हैं जो खाद्य से असुरक्षित, इनको भोजन नहीं मिल पाता है अच्छी तरह से, वो है भूमिहीन। कौन है? भूमिहीन। भूमिहीन ज्यादा लोग जिनके पास भूमि या तो बहुत ही कम है, भूमिहीन का मतलब क्या होता है? जिनके पास भोजन बहुत भूमि बहुत ही कम है या भूमि है ही नहीं, ना के बराबर है, तो वो लोग भूमिहीन कहलाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक प्रभावित है गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन लोग हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा दस्तकार हैं और शिल्पकार हैं, दस्तकार शिल्पकार है, पारंपरिक शिल्प दस्तकार हैं, और छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग होते हैं वे, और छोटे मोटे श्रमिक जो होते हैं वे, और यहाँ तक कि भिखारी, ये लोग क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक खाद्य से असुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में सबसे अधिक असुरक्षित कौन है? कामकाजी लोग जो काम करते हैं, और अनियमित जो श्रमिक हैं, जो अनियत श्रमिक हैं, यानी कि जिनके काम की कोई गारंटी नहीं होती है, रोज काम उनको नहीं मिलता है, तो इस टाइप के लोग हैं। और इन लोगों को मजदूरी भी बहुत ही कम मिलती है, इन लोगों की मजदूरी बहुत ही कम मिलती है, आय बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में इन लोगों की खाद्य जो सुरक्षा होती है, ये लोग खाद्य से असुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परिवार, इनको इतनी आय नहीं होती है कि अपने परिवार की जो भी खाद्य की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग खाद्य से असुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि इन लोगों को खाद्य जितना इन लोगों को चाहिए, इन लोगों को जितना भोजन चाहिए कि परिवार को, जितना, अब भोजन सिर्फ खाने से नहीं होता है, उसकी पौष्टिकता से भी होता है, तो वो पौष्टिकता इनको मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इनकी आय बहुत ही कम होती है, इनको रोजगार लगातार मिलता नहीं है, कुछ दिन रोज काम करेंगे, कुछ दिन काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनको आय कम होती है, तो ये आवश्यक खाद्य को खरीद नहीं पाते, उसको आयात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग खाद्य से ज्यादा असुरक्षित होते हैं। अब देखिए खाद्य पदार्थ की जो असमर्थता है, खाद्य पदार्थ की असमर्थता के साथ साथ क्या होता है? सामाजिक संरचना खाद्य की दृष्टि से क्या होता है? असुरक्षा की भूमिका निभाती है। यानी कि सामाजिक जो संरचना है, ये तो लोग खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित है ही, खाद्य से असुरक्षित है ही, इसके अलावा जो सामाजिक संरचना है उससे भी खाद्य क्या होता है? खाद्य से लोग असुरक्षित होते हैं, वो भी उसमें अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि अनुसूचित जाति, इनमें अब हम नाम लेते हैं कुछ वर्गों के, जिसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, और पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति। अब देखिए ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति जो है, इन लोगों के पास या तो जमीन बहुत ही कम रहता है, भूमि की उपलब्धता बहुत ही कम होती है, या इन लोगों की जो उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है। इन जातियों की, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों की अक्सर हम देखेंगे या तो भूमि की उपलब्धता बहुत ही कम होगी, यानी कि इनके पास भूमि बहुत ही कम होती है, या इनका उत्पादन के भोज्य जो उसका फसलों का उत्पादन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये जातियां शीघ्र ही खाद्य से असुरक्षित हो जाती हैं। ये भूमि कम होने के कारण या उत्पादन कम होने के कारण ये जातियां शीघ्र ही खाद्य से असुरक्षित हो जाती हैं, या वे भी खाद्य से असुरक्षित हो जाते हैं, वे लोग भी जो प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित होते हैं। यानी कि प्राकृतिक, ये लोग तो असुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भूमि कम होती है या उत्पादन कम होता है। लेकिन वे लोग भी खाद्य से असुरक्षित हो जाते हैं शीघ्र ही जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं, जिनपे प्राकृतिक आपदा सबसे अधिक, जिनको प्राकृतिक आपदा क्या करती है? सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो प्राकृतिक आपदा सबसे अधिक प्रभावित करने का वे लोग भी क्या होते हैं? खाद्य से असुरक्षित होते हैं। अब देखिए, अब जो भारत की महिलाएं हैं, सबसे अधिक कुपोषण की जो शिकार होती है वो महिलाएं होती हैं। सबसे अधिक कौन होता है? कुपोषण का जो सबसे अधिक शिकार होता है वे महिलाएं होती हैं। कौन? महिलाएं होती हैं।
तो कुपोषण से सबसे अधिक कौन शिकार होता है? महिलाएं। अब जब महिलाएं कुपोषण का शिकार होंगी तो उनसे जन्म लेने वाले बच्चे भी क्या होते हैं? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। महिलाएं कुपोषण के शिकार होती हैं तो उससे जो अजन्मे बच्चे होते हैं यानी कि जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं वो भी कुपोषण के शिकार होते हैं। भारत में जो क्या करते हैं भुखमरी के जो सबसे अधिक शिकार होते हैं, अकाल या भुखमरी के जो सबसे अधिक शिकार होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि महिलाएं हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है, आबादी है, उनमें महिलाओं की है, दूध पिलाने वाली महिलाओं की, या जो प्रेग्नेंट होती हैं वो ये महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाओं की जो भुखमरी के शिकार सबसे अधिक संख्या है होने का, तो प्रेग्नेंट महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं और जो 5 वर्ष से कम के उम्र के जो बच्चे होते हैं वे सबसे अधिक भुखमरी या कुपोषण के शिकार होते हैं। अब देखिए भारत भी जो आर्थिक दृष्टि से भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो खाद्य से असुरक्षित हैं। भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वे खाद्य से असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं। वहां के लोग क्या हैं? गरीब हैं। जब वहां के लोग गरीब रहेंगे तो क्योंकि आर्थिक दृष्टि से राज्य पिछड़ा है तो वहां के लोग गरीब ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में वहां के ज्यादा लोग क्या होते हैं? वहां के ज्यादा लोग खाद्य से असुरक्षित होते हैं। अब उन राज्यों की बात की जाए, उन राज्यों में हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र है, बंगाल। इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं। हम पूरा राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ राज्य, लेकिन इन राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, इन राज्यों के बहुत सारे भाग हैं जो खाद्य से असुरक्षित है, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा संख्या में गरीब हैं जो खाद्य से असुरक्षित हैं। तो खाद्य से असुरक्षित होने के कारण क्या होता है? उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि खाद्य से जब असुरक्षित होंगे तो वे तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन राज्यों में भी काफी भारी मात्रा में खाद्य से असुरक्षित लोग पाए जाते हैं। 1 मिनट। तो मैंने क्या बताया कि इन राज्यों में सबसे अधिक भुखमरी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की आय बहुत ही कम होती है। अब देखिए भुखमरी जो होती है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। भुखमरी क्या है? खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भुखमरी को इंगित करने वाला, असुरक्षा को इंगित करने वाला जो भुखमरी है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। अब भुखमरी क्या करती है? गरीबी लाती है। हम सभी को मालूम है जब भुखमरी रहेगी तो गरीबी ऑटोमेटिक आएगी। तो भुखमरी क्या करती है? गरीबी लाती है। और खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने पे क्या होती है? भुखमरी समाप्त हो जाती है। अगर हम खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित हो जाते हैं, जब असुरक्षित रहेंगे तो भुखमरी आएगी, लेकिन जब खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित है तो उस टाइम पे क्या होता है? भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। जब हमारे पास खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है तो हम खाद्य से सुरक्षित हो जाते हैं, भुखमरी से सुरक्षित हो जाते हैं और भविष्य में भी क्या होता है? भुखमरी का शिकार होने से बच जाते हैं, भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। देखिए गरीब लोगों की आय बहुत ही कम होती है। गरीब लोगों की आय निम्न होने के कारण क्या होता है कि वे लोग अपनी आवश्यकता की भोजन को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। जो उनका भोजन उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, उसको खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आय कम हो जाती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? दीर्घकालीन भुखमरी के शिकार होते हैं। इस टाइप के लोग कैसे शिकार होते हैं? दीर्घकालिक भुखमरी के शिकार होते हैं। कैसे लोग? जिनकी आय कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मौसमी भुखमरी भी पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? मौसमी भुखमरी पाया जाता है। मौसमी भुखमरी का मतलब ये होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? बरसात के समय, वर्षा का जो मौसम होता है वहां पे काम एकदम बंद रहता है। चाहे हम कृषि की बात कर लें, कृषि में भी काम उतना नहीं होता है बरसात के समय, और न ही शहरों में श्रमिकों को, अन्य श्रमिकों को काम मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये मौसमी भुखमरी होती है। वर्षा के समय, वर्षा के मौसम के दौरान इन क्षेत्रों में क्या होता है कि मौसमी भुखमरी पाई जाती है। कौन सी भुखमरी? मौसमी भुखमरी पाई जाती है। तो ये था भुखमरी। अब हम भुखमरी के प्रकार जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। भुखमरी के प्रकार,
भुखमरी के प्रकार। देखिए अब हम इसमें कुछ वर्ष लिखेंगे, जैसे वर्ष हो गया, ये भुखमरी के प्रकार में पहला वर्ष लिख दिए। फिर मौसमी भुखमरी होती है, एक मौसमी भुखमरी होती है, मौसमी भुखमरी होती है, और एक होता है दीर्घकालिक भुखमरी। तो दीर्घकालिक भुखमरी के वे लोग शिकार होते हैं जिनकी आय बहुत ही कम होती है। मौसमी भुखमरी, दीर्घकालिक भुखमरी, और एक हो गया कुल। अब देखिए तो हम वर्ष 1983 से स्टार्ट करते हैं। 1983। अब 1983 में क्या होगा, 1983 में जो मौसमी भुखमरी थी वो 16.2% पाई गई। इतना भारत में 16.2%। ग्रामीण क्षेत्र की बात है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रामीण देख रहा हूँ, ये ग्रामीण का आंकड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा है कि 1983 में 16.2% और दीर्घकालिक जो भुखमरी थी वो 2.3% पाई गई। कुल मिलाकर कितना पाया गया, 18.5%। 1983 में गांव में मौसमी भुखमरी 16.2%, दीर्घकालिक भुखमरी 2.3% और कुल मिला के 18.5%। इस तरह से 1993-94 में जो मौसमी भुखमरी थी वो 4.2% घट के कितना हो गई, 4.2%। और इसी तरह से ये भी दीर्घकालिक भुखमरी भी घट के कितना हो गया, 0.9%। और कुल जो भुखमरी थी वो 5.1% पाई गई। इसी तरह से 1999 और 2000, 1999-2000 में क्या हुआ, भुखमरी पुनः घटी। कितना घटा, घट के हो गया 2.6%। मौसमी भुखमरी कितना घट के हो गया, 2.6%। और दीर्घकालिक भुखमरी 0.9 से घट के कितना हो गया, 0.7% हो गया। और कुल भुखमरी भी घट के कितना हो गया, 3.3%। तो ये था ग्रामीण क्षेत्र का डाटा था। ये आंकड़े कहाँ के थे, ग्रामीण क्षेत्र के। इसी तरह से अब हमें शहरी क्षेत्रों के अगर आंकड़े भी जानना हो तो हम शहरी क्षेत्रों के भी आंकड़े जान सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के क्या आंकड़े थे। यह शहरी क्षेत्र के आंकड़े 1983 में अब शहरी क्षेत्र में भुखमरी जो मौसमी भुखमरी थी वो कितना पाई जा रही थी, 5.6%। 5.6% 1983 में शहरी मौसमी भुखमरी थी। और दीर्घकालिक भुखमरी कितनी थी, 0.8%। दीर्घकालिक भुखमरी कितनी थी शहरों में, 0.8%। और कुल जो भुखमरी थी वो 6.4%। इसी तरह से 1993-94 में जो भुखमरी थी वो मौसमी भुखमरी कितनी थी, घट के हो गई थी 1.1%। कितना, 1.1%। इसी तरह से जो दीर्घकालिक भुखमरी थी वो 0.5% था। और दोनों का योग था, कुल मिला के जो भुखमरी थी वो कितनी थी, 1.6%। फिर आगे भुखमरी और घटी। जो भुखमरी 1999-2000 की बात है तो वो घट के कितना हो गया, 1.1 से घट के 0.6% हो गया। और ये दीर्घकालिक भुखमरी कितना घट गया, दीर्घकालिक भुखमरी 0.5 से घट के 0.3% हो गया। और इसी तरह से ये भुखमरी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी दीर्घकालिक, ये मौसमी भुखमरी है जो मौसम पे डिपेंड करती है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि बरसात के मौसम में काम नहीं मिलता तो वहां पे भुखमरी का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से जिन लोगों की आय कम होती है तो उनको दीर्घकालिक भुखमरी के शिकार होते हैं। तो मौसमी भुखमरी भी घट रही है साल दर साल, दीर्घकालिक भुखमरी भी घट रही है साल दर साल। इसी तरह से कुल भुखमरी भी घट के कितना हो गया, 2000 में 0.9% हो गया। तो हमने क्या देखा कि लगातार गाँव में भी भुखमरी के आंकड़े में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और मौसमी भुखमरी में भी और दीर्घकालिक भुखमरी में भी और कुल भुखमरी में भी लगातार गिरावट देखने को मिली। तो ये था कुछ आंकड़े भुखमरी के प्रकार, जो मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक जो भुखमरी होती है, दो प्रकार के होता है भुखमरी। तो मौसमी और दीर्घकालिक दोनों में गिरावट देखने को मिली है। अब अगला पॉइंट है, आई होप ये आपको समझ में, ये आंकड़े जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद
अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें क्या है कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता से पहले आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, हर क्षेत्र में शोषण किया। वे सिर्फ अपने लाभ के लिए यहाँ पे भारत में आए थे। किसानों का शोषण किया जा रहा था, शिल्पकारी को नष्ट किया गया, व्यापार को नष्ट, हर तरह से उन्होंने शोषण किया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद क्या भारत का क्या लक्ष्य रहा, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत का लक्ष्य क्या रहा, आत्मनिर्भर होना। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या किया गया, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने क्या किया कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। देश को खाद्यान्न के दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में कृषि की एक नई रणनीति बनाई। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नई रणनीति बनाई, जिसके बाद उन्होंने हरित क्रांति लागू की। कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, हरित क्रांति लागू किया, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन, हम कह सकते हैं कि गेहूं और चावल का उत्पादन क्या होगा, बढ़ गया। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप उन्होंने नियम उपाय सुझाए, इससे गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया। जो इंदिरा गांधी थी उस समय, उस तत्काल समय में 1968 में जो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या किया, गेहूं क्रांति शीर्षक से उन्होंने डाक टिकट जारी किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1968 ईस्वी में गेहूं क्रांति नामक शीर्षक से डाक टिकट जारी किया, जिसने क्या किया कि हरित क्रांति के प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से उसका वर्णन किया। उसने बताया कि हरित क्रांति के द्वारा देश का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है, कृषि के उत्पादन में क्या होगा, कृषि के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। गेहूं का उत्पादन बढ़ा, साथ साथ चावल का भी उत्पादन बढ़ा। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, गेहूं का भी उत्पादन बढ़ा और उसके साथ साथ चावल का भी उत्पादन बढ़ा। अब देखिए, अब दो मुख्य राज्य थे जिनका उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जिनमें हम क्या कर सकते हैं, दो मुख्य राज्यों में एक था उत्तर प्रदेश और एक था मध्य प्रदेश। कौन कौन, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक उत्पादन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, 44.01 लाख करोड़ टन। 44.01 क्या है, 44.01, हाँ 44.01 करोड़ टन उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन हुआ कितना हुआ, 44.01 करोड़ टन। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी क्या कर सकते हैं, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली और कितना हुआ, 30.21 करोड़ टन। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन हुआ 44.01 करोड़ टन, मध्य प्रदेश में 30.21 करोड़ टन। ये कब का है आंकड़ा है, 2015-16 का। ये आंकड़े कब के हैं, 2015 और 16 के आंकड़े हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 44.01 करोड़ टन और मध्य प्रदेश में 30.21 करोड़ टन का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। इस तरह से ये तो राज्य के आंकड़े हैं। इसी तरह से जो देश का आंकड़ा था वो 2015-16 में जो देश का आंकड़ा था कितना था, 252.22 करोड़ टन। 2015-16 में देश का जो उत्पादन था वो कितना था, 252.22 करोड़ टन। इसी तरह से अगले कुछ वर्षों में भी उत्पादन बढ़ा। एक साल बाद यानी कि हम कह सकते हैं 2016-17 में उत्पादन बढ़ के कितना हो गया, 275.68 करोड़ टन। कितना हो गया 2016-17 में, 2015-16 में 252.22 करोड़ टन था सभी प्रकार के का उत्पादन, सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन। और 2016-17 में एक वर्ष बाद कितना हो गया, 275.68 करोड़ टन का उत्पादन बढ़ गया। अब देखिए गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इसमें कहाँ पे गेहूं में जो सबसे अधिक उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में कितना होगा, 26.87 करोड़ टन। उत्तर प्रदेश में कितना हुआ, 26.87 करोड़ टन और जो मध्य प्रदेश में हुआ 17.87 करोड़ टन।
उत्तर प्रदेश में कितना हुआ 26.87 करोड़ टन और मध्य प्रदेश में 17.69 करोड़ टन, सॉरी 17.69 करोड़ टन के रूप में यहाँ पे गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, ये दो राज्य थे जहाँ पे गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। कब? 2015 और 16 में। 2015-16 में ये गेहूं क्या करें, ये पूरा उत्पादन है, ये क्या है 15-16 का पूरा उत्पादन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का, और ये क्या है गेहूं का उत्पादन है। इसी तरह से बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल का उत्पादन हुआ। कहाँ पे? बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन रहा, कितना? 15.75 करोड़ टन। 15.75 करोड़ टन के साथ 2015-16 में बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन हुआ और 12.51 करोड़ टन के साथ उत्तर प्रदेश जो था वो चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे था। किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे। कब? 2015-16 में। 2015-16 में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से 2015-16 में गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन था? उत्तर प्रदेश 26.87 करोड़ टन के साथ, और दूसरे नंबर पे कौन था? मध्य प्रदेश था 17.69 करोड़ टन के साथ। तो ये था हरित क्रांति के बाद की सिचुएशन की उत्पादन किस तरह से बढ़ रहा है। साल दर साल हम कह सकते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। 2015-16 में इतना था 252.22 करोड़ टन और अगले साल एक साल में कितना बढ़ गया? 275.68 करोड़ टन का उत्पादन देश का हो गया। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, पूरे वर्ष के आंकड़े हैं, और ये मध्य प्रदेश के पूरे वर्ष के आंकड़े हैं 2015-16 के। ये उत्तर प्रदेश के गेहूं का आंकड़ा है और ये उत्तर प्रदेश का धान का यानी कि चावल का आंकड़ा है। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा। तो आप आयोग आपको ये इतना समझ में आया होगा कि उत्पादन जो रहा है दिन पर दिन बढ़ता चला गया है। अब अगला पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट है, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। देखिए 70 के दशक के प्रारंभ के बाद हम कह सकते हैं हरित क्रांति आने के बाद, हरित क्रांति कब आया? 1960 के बाद आया, 1966 के आसपास हरित क्रांति आया। तो 70 के दशक के आरंभ के आने के बाद यानी कि हम कह सकते हैं हरित क्रांति आने के बाद मौसम में विपरीत दशाएं आई, यानी कि मौसम में कभी सूखा, मौसम की बहुत सारी दशाएं आई, कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आया। यानी कि 1970 के दशक के आरंभ में हरित क्रांति आने के बाद मौसम की दशाएं विपरीत रही, फिर भी कभी भी भारत में अकाल नहीं पड़ा। अकाल जो हमने पहले पढ़ा है कि 1943 में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था ना, उसके बाद से हरित क्रांति आने के बाद से मौसम की दशाएं कोई भी रही हो, चाहे बाढ़ आया हो, चाहे भूकंप आया, चाहे सूखा पड़ा हो, कभी भी, लेकिन भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। अकाल जब पड़ा था 1943 ईस्वी में ही पड़ा था। अब देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जा रही थी उस समय। हरित क्रांति आने के बाद क्या किया गया कि देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जाने के कारण भारत क्या हुआ? भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि अगले 30 वर्षों में खाद्यान्नों के दृष्टि से भारत क्या हुआ? आत्मनिर्भर हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में तमाम प्रकार की फसलें क्या की जाने लगी? उपजाई जाने लगी। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, सावधानी पूर्वक सरकार के द्वारा की गई भंडारण, यानी कि जो उत्पादन हुआ उसका सरकार ने अच्छे तरह से भंडारण किया, सुरक्षा व्यवस्था उसकी की, उस उत्पादन को एक तो भंडारित किया, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पे ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण क्या हुआ? कभी भी अगले 30 वर्षों में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और अनाज की उपलब्धता क्या हो सकी? सुनिश्चित हो सकी। फिर कभी 1943 के बाद अकाल नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ एक तो उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, और सरकार ने क्या किया? सरकार ने उस उत्पादन को खरीदा, उस खाद्य को खरीदा, उसका भंडारण किया, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की, जिसके कारण क्या हुआ? कभी भी उसके बाद से अकाल नहीं पड़ा। अब क्या हुआ? खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता क्या हुई? सुनिश्चित हो गई। अब ये इसके दो घटक थे, जो अनाज की सुनिश्चित हुई, अनाज सुनिश्चित हुआ, अनाज को भंडारित किया गया, यानी कि अनाज भारत खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित हो गया। उसके क्या कितने घटक हैं? दो घटक। कौन कौन से? एक है बफर स्टॉक, जिस वजह से भारत में अब अनाज की उपलब्धता है, भारत में अनाज की कमी उत्पन्न नहीं होती है, उसके दो वजह है। एक तो बफर स्टॉक है और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन दो वजह से अनाज का जो भंडारण सरकार के द्वारा किया गया, उस वजह से बाद में पुनः अकाल नहीं पड़ता है, क्योंकि इन वजहों से, इन दोनों कारणों से क्या किया गया, अनाज को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण बाद क्या है, बाद में खाद्य सुरक्षा क्या हुआ, सफल हो सका। बाद में जो खाद्य सुरक्षा सफल हुआ है उसके दो कारण हैं, एक हम कह सकते हैं बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके बारे में हम कल पढ़े, अगले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बफर स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये आज का जितना भी मैंने जो पॉइंट बताया, जिसके बारे में मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।